नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक रुद्रा आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे मुद्रा एंड बैंकिंग, मनी बैंकिंग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने सेगमेंट उठाया था तरलता प्रबंधन यानी कि लिक्विडिटी मैनेजमेंट। उसकी अब तक हमारी कुल 3 क्लासेस हो चुकी हैं और 3 क्लासों में हमने जो कीवर्ड्स हैं, जो की रेट्स हैं आरबीआई के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के वो संचालित करते हैं इंडिया में, उन सब को लेकर के हमने बात कर लिया था। तो जो की रेट्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं इकोनॉमी को लेकर के, आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति के तहत जिसको लागू करती है, उसमें आप देखेंगे सबसे पहले रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, बैंक रेट, एमएसएफ, ये कुल 6 रेट हम आपसे डिस्कस करेंगे, जिसमें से हम अभी तक कुल मिला करके 4 कर चुके हैं। पहली जो क्लास हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी की, उसमें हमने देखा था रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। दूसरी जो क्लास हुई थी हमारी, उसमें हमने पूरा एसएलआर को देखा था। तीसरी जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने देखा था सीआरआर को। तो इन 3 क्लासों का एक हम समरी यहाँ देखेंगे, इसके बाद हम बैंक रेट को कनेक्ट करेंगे। समरी इसलिए देखना जरूरी है कि बैंक रेट में हम एसएलआर सीआरआर के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट पिछली क्लास नहीं देखे हैं, जो पिछले से कनेक्ट नहीं है, वो यहाँ से समरी के माध्यम से कनेक्ट हो सकें। और पीछे पूरी क्लास का डिटेल देखने के लिए वो हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे जाकर के उसको चेक कर सकते हैं, वहां से पढ़ सकते हैं। तो रेपो रेट में हमने देखा था कि रेपो रेट क्या होता है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, 2 ऐसे टूल्स हैं जिसके माध्यम से आरबीआई शॉर्ट टर्म यानी कि ओवरनाइट डेज पे बैंकों को अपने हिसाब से तरलता को मैनेज करने के लिए एक तरीके से उन पे प्रतिबंध आरोपित करती है, एक तरीके से उनके ऊपर एक टैक्स आरोपित करके लिक्विडिटी को मैनेज करती है। तो रेपो रेट में क्या होता था कि जब कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, कमर्शियल बैंक आरबीआई से उधार लेते हैं, तो वो उस उधार के बदले आरबीआई को कुछ ना कुछ टैक्स देते हैं। तो इस टैक्स की जो रेट होती है, उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट हमने देखा था कि रेपो रेट का उल्टा होता है। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, कमर्शियल बैंक उधार लेते हैं आरबीआई से, और रिवर्स रेपो रेट में होता है कि आरबीआई उधार लेता है कमर्शियल बैंक से। तो जब कमर्शियल बैंक उधार लिए तो उन्होंने ब्याज दिया आरबीआई को, उसको हमने कहा रेपो रेट। जब आरबीआई ने उधार लिया कमर्शियल बैंक से, तो वो आरबीआई कमर्शियल बैंक को इंटरेस्ट देगा, और जो वो इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसको कहलाएगा रिवर्स रेपो रेट। तो इस तरह से हमने देखा था कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों को डिफाइन करती है आरबीआई, दोनों अप्लाइड होते हैं कमर्शियल बैंक के, यानी कि जो रिलेशन है वो आरबीआई और कमर्शियल बैंक के बीच का जो रिलेशन है वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से तय होता है। और हमने देखा था कि लिक्विडिटी को लेकर के, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता था, तरलता। तरलता का मतलब क्या है, रुपए का कितना फ्लो है, कौन सी करेंसी कितना ज्यादा कैश में कन्वर्ट हो रही है, कितना ज्यादा मूवेबल है, कितनी जल्दी वो ट्रांसफर हो जा रही है कैश में, उसको लिक्विडिटी बोलते हैं। तो हमने देखा था कि जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लिक्विडिटी के। यानी कि जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ये हमने देखा था और वहां हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके देखा था। तो इस माध्यम में हमने समझा था कि जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत बढ़ जाती है और उसके बढ़ने से डिमांड और सप्लाई का जो बैलेंस है वो बिगड़ने लगता है, तो इस कंडीशन में आरबीआई रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट दोनों को बढ़ा करके मार्केट से एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को सोख लेती है। इसके विपरीत क्या होता है कि जब मार्केट में लिक्विडिटी इतनी कम हो जाए कि लोगों की जो क्रय शक्ति क्षमता है, परचेजिंग पावर पैरिटी, वो इतनी घट जाए कि डिमांड ही खत्म हो जाए, तो इस कंडीशन में भी मार्केट में लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए, डिमांड और सप्लाई को मेंटेन करने के को लेकर के आरबीआई क्या करती है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को घटा देती है। इससे मार्केट में मनी का फ्लो हो जाता है। इतनी क्लास हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट में देखी थी। फिर हमने देखा था कि एसएलआर क्या होता है। तो एसएलआर पढ़ने से पहले हमने कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी, कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे। जैसे हमने पहला पढ़ा था कि एसएलआर और सीआरआर कौन डिफाइन करता है, तो हमने देखा था एसएलआर और सीआरआर डिफाइन करता है आरबीआई। फिर हमने देखा था कि एसएलआर को डिफाइन करने का और सीआरआर को डिफाइन करने का, उनको लगाने के पीछे का एम क्या है। तो हमने देखा था कि इसके द्वारा आरबीआई बैंकों को उनके इमरजेंसी डिमांड को पूरा करने को लेकर के, उनकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने को लेकर के, उनकी सॉल्वेंसी को मेंटेन करने को लेकर के, क्रय क्षमता को मेंटेन करने को लेकर के सीआरआर और एसएलआर का उनके ऊपर अप्लाई करती है। फिर हमने देखा था इसका जो दूसरा मोटिव है, वो दूसरा मोटिव ये है कि जब भी ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच डिसबैलेंस होता है, तो ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच बैलेंस बनाने को लेकर के भी हमने देखा था सीआरआर और एसएलआर के रूप में आरबीआई उसको टर्म टूल्स के रूप में यूज करती है।
फिर हमने देखा था कि ये SLR और CRR किसके ऊपर लागू होते हैं, तो हमने देखा था ये कमर्शियल बैंकों के ऊपर लागू होते हैं SLR CRR। फिर हमने देखा था उसमें एक शब्द का इस्तेमाल हमने किया था NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लिक्विडिटी, ये हमने बात वहां किया था। तो हमने देखा था NDTL क्या होता है, तो हमने कहा था किसी भी बैंक के पास बैंक बंद होते समय उसके पास जो कुल पैसा होता है, कुल अमाउंट होता है, कुल फंड होता है, वही उस बैंक का NDTL कहलाता है उस दिन के लिए। मतलब एट द एंड ऑफ द डे बैंक के पास जो पैसा बचता है उसी पैसे को हम NDTL बोलते हैं। तो इसी बेस पे हमने कहा था कि NDTL की काउंटिंग कैसे होती है, पर डे बेसिस पे होती है। फिर हमने दो टर्मिनोलॉजी और इस्तेमाल किया था कि जो बैंक होते हैं, बैंकों में कितने प्रकार का जो पैसा जमा होता था, तो हमने देखा था दो प्रकार का जो है होता है, एक डिमांड डिपॉजिट होता है, एक टाइम डिपॉजिट होता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है, जो ऑन डिमांड हो, मतलब हम अपना पैसा बैंक में जमा करें और जब बैंक से चाहें हम मांगे बैंक हमें वो पैसा वापस कर दे, इसको हम बोलते हैं ऑन डिमांड, जो हमारे डिमांड के हिसाब से पैसा हम निकाल सकें, जमा कर सकें। ये हमने देखा है दो तरीके का होता है, एक करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट। फिर हमने देखा था टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट का मतलब होता है कि वह पेबल ऑन डिमांड नहीं होता है, वो ऑन टाइम होता है, मतलब कुछ समय के लिए 2 साल 5 साल 10 साल के लिए पैसा जमा किया जाता है, जब वो ड्यूरेशन, जब मेच्योरिटी लेवल पूरा हो जाती है तब वो पैसा आपको मिल। तो हमने देखा कि टाइम डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। फिर हमने दो शब्द का और इस्तेमाल किया था जिसमें एसेट्स की और लायबिलिटी की। तो हमने क्या कहा था, एसेट्स किसे बोलते हैं, एसेट्स मतलब संपत्ति किसे बोलते हैं, जो मेरा है, जिसका मैं मालिक हूँ, जिसके पास मेरा मालिकाना हक है, जिसको मैं गिरवी रख सकता हूँ, जिसको मैं लोन के रूप में गिरवी रख के लोन ले सकता हूँ, जिसके बदले में कर्ज उठा सकता हूँ, जिसको मैं कैश में कन्वर्ट कर सकता हूँ, वो सारी चीज़ क्या कहलाती है, हमारी एसेट्स कहलाती है। फिर हमने देखा था कि लायबिलिटी क्या होती है, तो हमने देखा था कि जो मेरा नहीं है, जो मेरे लिए उधार है, जिसको मैं गिरवी नहीं रख सकता, जिसके बदले मेरे जेब से कैश निकल के बाहर आ जाए, वो क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। और इसी रिस्पेक्ट में हमने देखा था कि जितनी भी डिपॉजिट्स होती है वो किसी बैंक के लिए लायबिलिटी होती है, लेकिन जितने भी लोन्स होते हैं वो किसी बैंक के लिए एसेट्स होते हैं। तो इतनी चीज़ हमने देखी थी। और इसके आगे हमने पढ़ा था SLR और CRR। तो SLR हमने क्या पढ़ा था कि बैंकों को उनके इमरजेंसी डिमांड को पूरा करने और उनको इमरजेंसी डिमांड का जो सिचुएशन क्रिएट हुआ है उससे उनके दिवालियेपन या उससे उनके विश्वास को खत्म होने से बचाए रखने को लेकर के RBI उनके ऊपर एक प्रेशर डालती है, सारे कमर्शियल बैंकों के ऊपर, कि वो अपने कुल NDTL का कुछ % अपने पास रिजर्व के रूप में रखेंगे। तो SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सामूहिक तरलता अनुपात। मतलब हमने बताया कि एक कमर्शियल बैंक को अपने कुल NDTL का कुछ % RBI के नॉर्म्स के अनुसार अपने पास सुरक्षित रखना होता है, ताकि वह इमरजेंसी डिमांड को पूरा कर सके और अपने विश्वास को ग्राहकों के बीच में बनाए रखे। अब वो SLR जो है, SLR को डिफाइन कौन करती है, RBI करती है। तो समय और डिमांड और सप्लाई के आधार पर SLR को डिफाइन किया जाता है। और हमने देखा था कि जो SLR है उसको 3 मोड में हम रख सकते हैं, या तो हम कैश में रख सकते हैं, या तो हम गोल्ड में रख सकते हैं, या तो हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में रख सकते हैं। तो हमने देखा था, तीनों को एक्सप्लेन किया था कि तीनों का क्या प्रो है, कि तीनों का क्या कौन सा, हमने वहाँ एक्सप्लेन किया था, वहाँ हमने इस चीज़ों को देखा था। फिर हमने देखा था कि SLR जो है वो लिक्विडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब जब लिक्विडिटी बढ़ेगी SLR घट जाएगा, जो SLR है लिक्विडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि SLR अगर बढ़ा तो कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम, कमर्शियल बैंक के पास पैसा कम तो मार्केट में पैसे का फ्लो कम, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी कम। इसका मतलब SLR बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घटेगी, लेकिन जब SLR घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, हमने वहां देखा था। फिर हमने अगली क्लास में CRR की बात की थी, कैश रिजर्व रेशियो, और वहां हमने देखा था पूरी डिफिनेशन वही थी, बस लास्ट में जो लाइन थी वो चेंज हुई थी। SLR में क्या है कि बैंकों को आपको पैसा अपने पास रखना होता है, CRR में क्या होता है कि बैंकों को वो पैसा RBI के पास रखना होता है। तो CRR में भी क्या कहा गया कि कमर्शियल बैंक को अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने को लेकर के, सॉल्वेंसी को मेंटेन करने को लेकर के, अपने कुल NDTL का कुछ % जैसा RBI डिफाइन करेगी उस परसेंटेज में अपने पास कुछ पैसा कैश में रखना होगा। किसके पास, RBI के पास। तो कैश रिजर्व रेशियो नाम से ही डिफाइन है कि ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कैश में रखा जाता है, ये हमने देखा था। और हमने देखा था कि जो CRR है वो CRR
एनडीटीएल पे डिफाइन किया जा रहा है। तो एनडीटीएल डेली बेसिस पे होता है, तो हम यहाँ देखे थे कि एसएलआर और सीआरआर दोनों क्या होते हैं, डेली बेसिस पे काउंट होते हैं। डेली बेसिस पे काउंट होते हैं, इसका मतलब क्या है कि सीआरआर और एसएलआर की जो रेट है वो फिक्स नहीं होती, वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, लिक्विडिटी के हिसाब से वेरी करती है, और उसको वेरी करने का अधिकार किसके पास है, आरबीआई के पास है। फिर हमने देखा था कि जो सीआरआर है उसको आप केवल कैश में रख सकते हैं, और सीआरआर भी एसएलआर और रेपो रेट की तरह लिक्विडिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जब जब सीआरआर को बढ़ाया जाएगा लिक्विडिटी घट जाएगी, जब जब सीआरआर को घटाया जाएगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हमने एक कॉन्सेप्ट के रूप में अगर एक लाइन में बोले तो हमने देखा था कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये चारों चीजें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं लिक्विडिटी के। जब जब सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को बढ़ाया जाएगा लिक्विडिटी घट जाएगी, जब जब सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को घटाया जाएगा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। इतना तक कॉन्सेप्ट हम देख लिए थे। इसकी फुल डिटेल आपको पिछली क्लास में मिलेगी, जहां हमारे आप यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा पे जाके देख सकते हैं। आज की क्लास हम जो है वो जो 5वां टूल्स है उसको देखेंगे, और 5वां टूल्स हमारा है बैंक रेट, यानी कि बैंक दर। आज हम बैंक दर की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए हम चलते हैं आज की अपनी बैंक दर वाली क्लास की तरफ। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज की जो मुद्रा बैंकिंग, मनी बैंकिंग की जो लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, तरलता प्रबंधन है, उसकी क्लास नंबर 3 की तरफ। 2 क्लासेस हमने बताई अभी तक आपकी। क्लास नंबर 4, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्लास नंबर 4 है, क्लास नंबर 4 है ये। क्लास नंबर 1 जो हुई थी वो हमने देखा था लैफ की हुई थी। लैफ का मतलब इसमें हमने रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट पढ़ा था। क्लास नंबर 2 जो हुई थी वो हमने एसएलआर के बारे में पढ़ा था। क्लास नंबर 3 जो हुई थी इसके बारे में हमने सीआरआर के बारे में पढ़ा था। आज जो चौथी क्लास है वो हम पढ़ेंगे बैंक रेट के बारे में, कि बैंक रेट क्या होता है। पिछली किसी भी क्लास को देखने के लिए जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़ पाए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे जा करके पिछली क्लास से अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने तीसरे पार्ट की तरफ। क्या पढ़ना है, बैंक रेट। बैंक रेट को हिंदी में बोलते हैं बैंक दर। बैंक रेट से नाम ही पता है कि बैंकों का दर। कौन सी बैंकों का? आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंकों पर लगाया गया जो दर है वो बैंक दर कहलाता है। हम डिफिनीशन की तरफ जाएं इससे पहले एक सवाल हमारे दिमाग में तुरंत उठेगा, आपके दिमाग में उठना चाहिए और उठेगा भी, कि फिर डिफरेंस क्या है बैंक दर और रेपो रेट में। क्योंकि अभी हम कहेंगे कि बैंक दर जो है वो आरबीआई डिफाइन करती है, कमर्शियल बैंकों के ऊपर लगाया जाता है। वहाँ भी हमने कहा था कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आरबीआई डिफाइन करती है, और इसको कहाँ लगाया जाता है, कमर्शियल बैंक के ऊपर लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपके पास आएंगे, लेकिन आप परेशान मत होइए, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस क्वेश्चन को हम आपके सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो बैंक रेट क्या होता है? इट्स अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर ए लॉन्ग टर्म। ध्यान से पढ़िए फिर से। इट्स अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर ए लॉन्ग टर्म। एक बार फिर से मैं पढ़ता हूँ स्टेप बाय स्टेप। जो हम आपको इसमें ब्रैकेट बना रहे हैं इनका मतलब है, इनको भी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। और हमने आपसे बोला था कोई भी चीज़ आप चंक बाय चंक में ही पढ़ें, इससे आपको अच्छे समझ में आता है। तो इट्स अ रेट, पहला, एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर ए लॉन्ग टर्म। तो जो कमर्शियल बैंक हैं वो आरबीआई से जब एक लंबी अवधि के लिए पैसा उधार पे लेते हैं तो उस लंबी अवधि में जो टैक्स रेट डिफाइन करती है आरबीआई, उसी को बैंक दर कहा जाता है। यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा जिस दर पर, केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई, केंद्रीय बैंक द्वारा जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है उसे बैंक दर कहते हैं। वहाँ भी हमने रेपो रेट में बात किया था कि केंद्रीय बैंकों द्वारा जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान किया जाता है उसको रेपो रेट कहते हैं। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, डिफिनीशन में देखिए, वहाँ हमने क्या कहा था, फॉर शॉर्ट टर्म, यानी कि एक लघु अवधि के लिए जब कमर्शियल बैंक अपने लिक्विडिटी को मैनेज करने को लेकर के आरबीआई से पैसा उधार मांगते हैं तो उस शॉर्ट टर्म यानी कि 90 दिन से नीचे, जो किताबों में कई जगह लिखा हुआ है ओवरनाइट डेज पे, जब कमर्शियल बैंक अपनी लिक्विडिटी को मैनेज करने को लेकर के आरबीआई से उधार लेते हैं तो उस शॉर्ट टर्म लोन पे आरबीआई जो टैक्स लगाती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। वहीं जब
एक लॉन्ग टर्म में, एक लंबी अवधि के लिए बैंक, कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, तो उस लॉन्ग टर्म वाले लोन पर आरबीआई जो रेट तय करती है उसी को बोलते हैं बैंक दर। यह हमने आपको समझाने की कोशिश किया है कि आरबीआई, इसको आप ऐसे समझिए, ये आरबीआई है, ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक है। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया, आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को लोन दिया। अगर वह लोन लॉन्ग टर्म का है, तो इस लॉन्ग टर्म के लोन पे जिस रेट से आरबीआई इंटरेस्ट लेगी, इसको हम बोलेंगे बैंक रेट। आरबीआई लॉन्ग टर्म का लोन देती है कमर्शियल बैंक को, उस लॉन्ग टर्म लोन पे जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है आरबीआई, उसको बोलते हैं बैंक रेट। दूसरी तरफ आरबीआई जब शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विडिटी मैनेज को लेकर के कमर्शियल बैंक को ऋण देती है, तो उस शॉर्ट टर्म लोन पर जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करती है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। ये बात क्लियर आ गई। तो बैंक रेट क्या है, लॉन्ग टर्म से रिलेटेड करता है, जो रेपो रेट है वो शॉर्ट टर्म से रिलेट करता है। ये एक बेसिक डिफरेंस है बैंक रेट और रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में। साथ साथ पढ़ते चलिए। तो वही हमने यहाँ आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। इट्स अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर ए लॉन्ग टर्म, या केंद्रीय बैंक द्वारा जिस दर पर वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए ऋण दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं बैंक दर। तो यहां से हमने कंक्लूजन क्या क्या निकाला, अब देखिए पहला कंक्लूजन क्या निकाला, इसको साथ साथ देखते जाइए। हमने क्या कहा, इट्स अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई। पहली बात ये निकला यहाँ से कि जो बैंक रेट है, उस बैंक रेट को डिफाइन करने वाला कौन है, आरबीआई। तो बैंक रेट को कौन डिफाइन कर रहा है, आरबीआई। दूसरी बात हमने क्या कहा कि जो बैंक रेट है वो किसके ऊपर अप्लाई किया जा रहा है, तो हमने कहा बैंक रेट अप्लाई किया जा रहा है कमर्शियल बैंकों के ऊपर। तीसरी बात हमने कहा कि जो बैंक रेट है उसका नेचर कैसा है, उसका टर्म क्या होगा, तो हमने कहा जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है, ये तीन बात हमने यहाँ से देखी थी। चौथी बात ये देखी कि जो बैंक रेट है वो किस लिए दिया जाता है, तो हमने देखा कि टू कंट्रोल एंड मेंटेन लिक्विडिटी, तरलता को कंट्रोल करने और तरलता को प्रबंधित करने के लिए बैंक रेट आरबीआई के द्वारा डिफाइन किया जाता है, अप्लाइड किया जाता है। किसके ऊपर, कमर्शियल बैंकों के ऊपर। फिर हमने एक चीज़ और देखा कि अगर कंट्रोल किया जा रहा है और मेंटेन किया जा रहा है लिक्विडिटी को, तो ये इनडायरेक्टली इस बात को प्रमोट करता है, इनडायरेक्टली इस बात को एक्सप्लेन करता है कि बैंक रेट क्या करेगा, ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन के बीच में रिलेशन भी मेंटेन करेगा, बैलेंस भी बना के रखेगा। तो वहाँ हमने वही बात किया था कि इट्स अ रेट एट विच कमर्शियल बैंक टेक्स मनी फ्रॉम आरबीआई फॉर ए लॉन्ग टर्म। इसका कंक्लूजन ये है कि बैंक रेट कौन डिफाइन करता है, आरबीआई। बैंक रेट किसके ऊपर अप्लाई होगा, तो कमर्शियल बैंकों के ऊपर। लोन किस टाइप का है, तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लोन है। चौथी बात यह है कि ये किस लिए अप्लाई किया जाएगा, तो हमने बोला टू कंट्रोल एंड मेंटेन द लिक्विडिटी। और अगर लिक्विडिटी को कंट्रोल और मेंटेन कोई टूल्स कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो टूल्स ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच के रिलेशन को भी बैलेंस करेगा। तो इन 5 बातों को हमने यहाँ देखा था। यहाँ कुछ शब्दों का और हम इस्तेमाल करेंगे कि बैंक रेट को कुछ नामों से और जाना जाता है, और क्यों जाना जाता है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे हमने देखा, पहला है बैंक रेट को डिस्काउंट रेट के रूप में भी जाना जाता है। डिस्काउंट रेट के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि बैंक रेट को कमर्शियल बैंकों और आरबीआई के बीच में एक डिस्काउंट के रूप में यूज किया जाता है। डिस्काउंट से क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूं, इसको आप ऐसे समझिए। डिस्काउंट रेट का क्या मतलब, इसको आप समझिए। जैसे मान लीजिए एक कंपनी है, ये कोई कंपनी है, इस कंपनी के पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। हमने बताया था कुछ भी ट्रेजरी बिल या कुछ भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो सकती है, पिछली क्लास में बताया था। एक कंपनी है, उसके पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है।
इस सिक्योरिटीज़ का जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 3 महीने है, 90 डेज, 3 महीने है। लेकिन इस कंपनी को आज ही पैसा चाहिए, आज ही पैसा चाहिए। क्या चाहिए? आज ही पैसा चाहिए, क्योंकि इस कंपनी को डूबने से बचाने के लिए जो डायरेक्टर हैं, जो प्रमोटर हैं, उनको पैसा चाहिए। लेकिन उनके पास पैसा ना हो करके एक ऐसा गवर्नमेंट का बिल है, एक ऐसे गवर्नमेंट की सिक्योरिटी है जो जिसकी वैल्यू कितनी है? 1 करोड़ रुपए। एक कंपनी है जिसके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जिसकी जो वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपया है, लेकिन जो उसका मेच्योरिटी टाइम है वो 3 महीने का है, लेकिन कंपनी को आज ही पैसा चाहिए। तो कंपनी इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को लेकर के किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास, एसबीआई के पास जाएगी, किसी भी कमर्शियल बैंक के पास। और मैं बार बार कमर्शियल बैंक के रूप में एसबीआई को लिया हूँ, तो मैं यहाँ एसबीआई को लूँगा, आप इसको देखिएगा। एसबीआई के पास जाएगा, कंपनी एसबीआई के पास गई, उसने कहा कि मुझे इमीडिएट पैसा चाहिए और वो पैसा मैं आपसे लेता हूँ इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले। तो एसबीआई कहेगी ठीक है, आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 करोड़ रुपए की है, लेकिन इसकी जो मैच्योरिटी लेवल है वो 3 महीने तक है, मतलब 3 महीने मुझे इस पैसे को होल्ड करना पड़ेगा। तो मैं आपको इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के बदले पैसा तो दूंगी, लेकिन ये पैसा हम आपको 1 करोड़ रुपया ना दे के कितना देंगे? डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट पर देंगे, डिस्काउंट इंटरेस्ट रेट पे देंगे, और हम आपको पैसा देंगे 97 लाख। कितना देंगे? 97 लाख। तो कंपनी ने कहा कोई बात नहीं, आप हमें 97 लाख रुपए दे दीजिए। कंपनी के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी 1 करोड़ रुपए का, मेच्योरिटी 3 महीने का, उसको पैसा अभी चाहिए। कंपनी जाती है कमर्शियल बैंक एसबीआई के पास, उससे बोलती है कि हमें पैसा चाहिए, हमारे पास गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, आप रख लीजिए। एसबीआई कहती है क्योंकि आपका पैसा हमारे पास 3 महीने तक होल्ड पे रहेगा, उसका हमें कोई प्रॉफिट हम बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, इसलिए हम पैसा आपको देंगे, लेकिन 1 करोड़ ना दे करके डिस्काउंट करके हम आपको पैसा देंगे। कितना? 97 लाख रुपए। अब 97 लाख रुपए पेड करके उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लिया, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है। अब एसबीआई क्या है? अब एसबीआई है, एसबीआई के पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गई है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, और जिसको एसबीआई ने खरीदा कितने हैं? 97 लाख में। लेकिन वैल्यू तो 1 करोड़ रुपए की है ना, ये जहां जहां जाएगी अपनी वैल्यू 1 करोड़ रुपए ही शो करेगी। तो एसबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, जिसका जो मैच्योरिटी टर्म है वो कितना है? 3 मंथ है। लेकिन 3 महीने तक वो पैसा अपने पास नहीं रखना चाहती है, क्योंकि अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करना चाहती है। वो चाहती है कि इस पैसे पे हम प्रॉफिट कमा लें और इस पैसे को हम किसी के पास बेच दें, बेच करके हमको 97 में बिका है कुछ मिल जाए। 1 करोड़ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जिसको देंगे वो भी पैसे को होल्ड पे रखेगा। तो वो एसबीआई क्या करेगी कि इस पैसे को पूरा करने के लिए या अपने लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए किसके पास जाएगी? एसबीआई से खरीदने के लिए कौन बचा? आरबीआई बची। आरबीआई के पास जाएगी, आरबीआई से कहेगी कि मेरे पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसका वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, उसका मैच्योरिटी लेवल मैच्योरिटी टर्म जो है ड्यूरेशन वो 3 महीने का है, लेकिन मुझे अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए इमीडिएट पैसे की ज़रूरत है और आप मुझे पैसा दीजिए, मैं उस पैसे के बदले आपके पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती हूँ। तो वो क्या करेगी? आरबीआई को ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगी। तो आरबीआई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेगी, लेकिन आरबीआई ये देखती है कि ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया है, इसका मैच्योरिटी लेवल कितना है? 3 मंथ है, मतलब 3 महीने तक हमें पैसा होल्ड पे रखना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आरबीआई एसबीआई से कहेगी कि हम आपको पैसा तो देंगे, लेकिन ये पैसा हम आपको 1 करोड़ रुपया नहीं देंगे, हम आपको इस पैसे को डिस्काउंट करके देंगे, डिस्काउंट रेट में देंगे। इस पैसे को किस रेट में देंगे? डिस्काउंट रेट में देंगे, क्योंकि ये पैसा हमारे पास 3 महीने तक होल्ड पे रखना है और इससे हम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, इस सिक्योरिटीज़ को दोबारा कोई खरीदने वाला नहीं है। इसलिए हम आपको इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का 1 करोड़ ना पेड करके हम आपको डिस्काउंट रेट पे देंगे, और डिस्काउंट रेट में हम आपको केवल 98 लाख रुपया देंगे। कितना देंगे? 98 लाख रुपया। और ये जो डिस्काउंट करेगी, ये डिस्काउंट किस पे करेगी? बैंक रेट पे। तो डिस्काउंट करने का जो रेट होगा, डिस्काउंट करने का जो आधार होगा, वो आधार होगा बैंक रेट। उस समय जो बैंक रेट चल रहा होगा, उस बैंक रेट के आधार पर डिस्काउंट करके उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पैसा वो चेंज करेगी किसके पास? एसबीआई के पास। तो इस प्रकार एसबीआई के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए थी,
जिसको उसने 97 लाख रुपए में खरीदा था, उसने बेच दिया आरबीआई को। आरबीआई ने उसको बैंक रेट के बेस पे डिस्काउंट किया और बैंक रेट के बेस पे डिस्काउंट करके 98 लाख रुपया किसको पेड कर दिया, एसबीआई के पास। अब एसबीआई के पास पेड कर दिया, तो अब आरबीआई के पास क्या बचा, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बची। क्या बचा, एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी बची, जिसको आरबीआई ने खरीदा 98 लाख रुपए में। जब 3 महीना पूरा हो जाएगा तो 3 महीना पूरे होते ही आरबीआई इस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को किसको दे देगी, गवर्नमेंट को, और कहेगी कि ये आपके द्वारा जारी किया गया बिल था, आपके द्वारा जारी किया गया सिक्योरिटी थी, जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपया थी। अब आपका टर्म पूरा हो गया है, मुझे आप ये 1 करोड़ रुपया दे दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस ले लेगी और आरबीआई को 1 करोड़ रुपया वापस कर देगी। तो हमने क्या देखा, कंपनी के पास एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये थी, जिसका ड्यूरेशन 3 मंथ का था। कंपनी को इमीडिएट पैसे की ज़रूरत थी, कंपनी ने उसको बेच दिया एसबीआई को और 97 लाख रुपए में बेच दिया। 97 लाख रुपए में क्या कर दिया, बेच दिया। किसको, एसबीआई को। एसबीआई जिसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदा कितने में, 97 लाख में। इस एसबीआई ने उस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को आरबीआई को बेच दिया कितने में, 98 लाख रुपए में। 98 लाख रुपए में। तो इस प्रकार एसबीआई को कितने का फ़ायदा हो गया, बिना किसी काम के कितने का फ़ायदा हो गया, 1 लाख रुपए का। एसबीआई को 1 लाख रुपए का फ़ायदा हो गया, प्रॉफिट हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ। अब आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने खरीदा एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी कितने में, 98 लाख रुपए में। 1 लाख रुपए में खरीदा और जब 3 महीना मैच्योरिटी पूरा हो गया तो उसको 1 करोड़ में बेच दिया। किसके पास, सरकार के पास। तो आरबीआई को कितना फ़ायदा हो गया, 2 लाख रुपए। तो इस तरह आप देखेंगे कि इस पूरी प्रक्रिया से डिस्काउंट रेट पे सिक्योरिटीज़ को चेंज कर करके कंपनी का भी अपना प्रॉफिट हो गया, कंपनी का भी अपना फ़ायदा हो गया, कंपनी की भी अपनी चल पड़ी, कंपनी को भी उस पैसे का इस्तेमाल कर लिया। एसबीआई को भी फ़ायदा हुआ 1 लाख रुपए का, आरबीआई को भी फ़ायदा हुआ 2 लाख रुपए का, और गवर्नमेंट को भी 3 महीने का समय मिला। 3 महीने में जो पैसा उठाया था उसने भी उसका इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार बैंक रेट का इस्तेमाल डिस्काउंट रेट के रूप में किया जाता है। तो बैंक रेट का इस्तेमाल डिस्काउंट रेट के रूप में करने के कारण ही इसका एक नाम क्या है, डिस्काउंट रेट भी इसको कहा जाता है। दूसरा इसका एक नाम और है, और वो क्यों पड़ा हम एक एक करके आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। दूसरा इसको पेनल रेट भी बोलते हैं। पेनल रेट मतलब पेनाल्टी वाला रेट। पेनल रेट क्यों बोलते हैं, देखिए आरबीआई ने बोला, पेनल रेट क्यों बोलते हैं, पेनाल्टी रेट क्यों बोलते हैं, पेनल रेट या इसको बोलते हैं पेनाल्टी रेट। पेनाल्टी रेट क्यों बोलते हैं इसको देखिए। जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने एसबीआई हम बार बार ले रहे हैं, लेकिन एसबीआई से आप कमर्शियल बैंक को लिंक करिएगा, सारे कमर्शियल बैंक। आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को यानी कि एसबीआई से कहा कि अपना आप मेंटेन करिए क्या, एसएलआर और सीआरआर। और हम जानते हैं कि एसएलआर और सीआरआर का कैसे किस बेस पे मेंटेन होता है। तो हमने कहा एसएलआर और सीआरआर एनडीटीएल बेस पे मेंटेन होता है। और एनडीटीएल किस बेस पे मेंटेन होता है, तो हमने कहा एनडीटीएल डेली बेसिस पे मेंटेन होता है, डेली बेसिस पे मेंटेन होता है। इसका मतलब ये है कि एसएलआर और सीआरआर भी डेली बेसिस पे मेंटेन किए जाते हैं। तो आरबीआई ने एसबीआई से कहा कि अपना आप एसएलआर मेंटेन करिए। अब एसबीआई किसी कारणवश अगर अपना एसएलआर और सीआरआर मेंटेन नहीं कर पाती है तो आरबीआई एसबीआई पर पेनाल्टी लगाएगी कि आपने सीआरआर और एसएलआर नहीं मेंटेन किया, इसलिए आरबीआई एसबीआई पर पेनाल्टी लगाएगी। और जो पेनाल्टी होगा उसका जो रेट होगा उसका बेस बनेगा बैंक रेट। तो बैंक रेट के परसेंटेज के आधार पर आरबीआई उन कमर्शियल बैंकों पे जो अपना सीआरआर और एसएलआर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं उनके ऊपर पेनाल्टी चार्ज करेगी। और उस पेनाल्टी चार्ज करने का जो बेस होगा, जो रेट होगा, वो बैंक दर के आधार पर तय किया जाएगा। इस प्रकार बैंक दर को पेनाल्टी रेट के रूप में इस्तेमाल करने के कारण इसको एक पेनल रेट या पेनाल्टी रेट भी बोला जाता है। अब जैसे मान लीजिए एसबीआई है, एसबीआई ने अपना एसएलआर और सीआरआर मेंटेन नहीं किया। अब अगर ये एसएलआर सीआरआर उसने एक दिन मेंटेन नहीं किया, अगर वन डे एक दिन लेफ्ट हो गया, एक दिन एसएलआर सीआरआर नहीं मेंटेन किया गया, तो एसबीआई के ऊपर बैंक रेट का 3%, बैंक रेट प्लस उसका 3%
पेनाल्टी लगाई जाएगी SLR और CRR मेंटेन करने को लेकर के। लेकिन अगर सब्सिक्वेंट डे यानी कि लगातार दिनों में कई बार अगर बैंक अपना SLR CRR मेंटेन नहीं करता है तो उसके ऊपर चार्ज किया जाएगा बैंक रेट प्लस 5%। मतलब क्या है कि अगर कमर्शियल बैंक अपना SLR CRR केवल एक दिन नहीं मेंटेन करेंगे तो एक दिन की कमी के कारण उनके ऊपर RBI पेनाल्टी लगाएगी बैंक रेट प्लस 3%। लेकिन अगर एक से अधिक दिनों तक अपना SLR नहीं मेंटेन करते हैं तो पर डे के हिसाब से उनके ऊपर तब तक पेनाल्टी लगाएगी जितने दिन तक वो अपना मेंटेन नहीं करेंगे, और पर डे बेसिस पे जो पेनाल्टी होगी वो होगी एक से अधिक दिनों के लिए बैंक रेट प्लस उसका 5%। तो ये हमने यहाँ देखा। तो इस कारण भी जो बैंक रेट है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनाल्टी रेट। चलिए एक इसका नाम और है तीसरा जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस रेट। इसका नाम से ही पता है आपको, रेफरेंस रेट का मतलब क्या, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को तय किया जाना या एक का रेफरेंस दे करके दूसरे को डिफाइन किया जाना, इस कारण इसको रेफरेंस रेट कहा जाता है। रेफरेंस रेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि जितना बैंक रेट होगा बैंक रेट के हिसाब से ही कमर्शियल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट भी तय करती हैं। अब आप समझिए बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट में अंतर क्या है, पहले मैं आपको बता दूं। बैंक रेट और इंटरेस्ट रेट मतलब ब्याज दर, बैंक दर और ब्याज दर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ब्याज दर, बैंक दर और ब्याज दर में डिफरेंस क्या है ये हम आपको समझा देते हैं। ये RBI, ये कमर्शियल बैंक में हमने आपको बोला SBI ले लें, और ये आम आदमी, मैंगो पीपल, आम आदमी। RBI ने पैसा दिया किसको, कमर्शियल बैंक को, और कमर्शियल बैंक ने पैसा दिया आम आदमी को, हम लोगों को। तो RBI जब कमर्शियल बैंक को पैसा देती है उस पर जो रेट लगाती है, अब बार बार ध्यान रखिएगा लॉन्ग टर्म की बात मैं यहाँ कर रहा हूँ, RBI जब लॉन्ग टर्म के लिए कमर्शियल बैंक को पैसा देती है तो उस पर जो रेट लगाती है उसको बोलते हैं बैंक रेट। मतलब RBI के द्वारा SBI को लोन दिया गया, SBI से जिस रेट पे वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी उसको बोलेंगे बैंक दर। लेकिन जब कमर्शियल बैंक किसी आम आदमी को लोन देते हैं तो उस लोन पे जो रेट तय करते हैं उसको बोलते हैं इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप समझ गए, बैंक रेट का संबंध होता है RBI यानी केंद्रीय बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच का, और जो इंटरेस्ट रेट है या रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका संबंध होता है कमर्शियल बैंक और आम पब्लिक के बीच का, आम पीपल के बीच का। तो यही हम आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैंक रेट का संबंध केंद्रीय बैंक और कमर्शियल बैंकों के बीच का होता है, और जो इंटरेस्ट रेट है वो कमर्शियल बैंक और आम आदमी यानी कि हमारे और बैंकों के बीच का होता है। तो वही हमने कहा रेफरेंस रेट कैसे कहा जाता है कि अब जैसे मान लीजिए RBI है, ये SBI है और ये हम हैं। अब अगर RBI ने बैंक रेट बढ़ा दिया तो इसका मतलब ये है कि SBI के पास पैसा कम आएगा, पहले की तुलना पैसा कम आएगा। अब अगर पैसा कम आएगा तो इसके पास लोन देने की क्षमता कम हो गई, इसके पास लिक्विडिटी कम हो गई, तो ये क्या करेगी, अपना लोन महंगा करेगी और अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। तो हमने क्या देखा, बैंक रेट के बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ, बढ़ गया। क्या देखा कि बैंक रेट बढ़ा तो इंटरेस्ट रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस प्रकार क्या हो गया कि इंटरेस्ट रेट का बढ़ना किस रेफरेंस में हो रहा है, बैंक रेट के रेफरेंस में हो रहा है। तो इसलिए बैंक रेट को इंटरेस्ट रेट के रेफरेंस के रूप में यूज किए जाने के कारण भी इसको बोला जाता है रेफरेंस रेट। अब हम देखते हैं कि बैंक रेट डिफाइन कैसे किया जाता है। बैंक रेट डिफाइन कैसे किया जाता है, आप एक चीज़ देखिए, जब आप मॉनेटरी पॉलिसी को हम और आगे चल के पढ़ेंगे, जब कमेटियाँ वगैरह पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि नरसिम्हन समिति जो थी, आपको बार बार मैं नाम ले रहा हूँ, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। जो नरसिम्हन समिति थी 2, 2 समितियाँ बनी थी, नरसिम्हन समिति थी 2, ये आई थी 1998 में, और इसी नरसिम्हन समिति की रिपोर्ट पर सिफारिश को लैफ लाया गया और इसी लैफ के तहत रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को शामिल किया गया। तो जब तक नरसिम्हन समिति नहीं थी, जब तक नरसिम्हन रिपोर्ट ने अपना सुझाव नहीं दिया गया था, तब तक जो है बैंक रेट ही की रेट होता था, की पॉइंट होता था RBI के लिए। मतलब इसी बैंक रेट के हिसाब से वो लिक्विडिटी को मेंटेन करती थी
इसी बैंक रेट के हिसाब से वो ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेंटेन, ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बैलेंस को मेंटेन करती थी। इसी के आधार पर बैंकों के साथ उसका रिलेशन चलता था। लेकिन जब नरसिम्हन समिति 1998 में आई तो उसने जब अपनी रिपोर्ट सबमिट की, उसके बाद जब लैप बना, रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट हो गया, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। मतलब अब क्या हो गया कि अब जो रिवर्स रेपो रेट है और रेपो रेट है वो की या मेजर रेट्स हो गए आरबीआई के द्वारा। अब आरबीआई इनका इस्तेमाल करती है। अब पूरे के पूरे जितने टूल्स हैं आरबीआई के, वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के अनुसार चेंज होने लगे। पहले कैसे चेंज होते थे? बैंक रेट के हिसाब से। तो वर्तमान में जो बैंक रेट है उसको डिफाइन करने का जो बेस है, बैंक रेट को डिफाइन करने का जो बेस है, वो है रेपो रेट। तो रेपो रेट के आधार पर ही बैंक रेट को डिफाइन किया जाता है। और अगर हम इसका जनरल फार्मूला देखें, जो आरबीआई के नॉर्म्स है, आरबीआई के गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो बैंक रेट होता है वो रेपो रेट प्लस उसका x% होता है। ये जो x% है ये आरबीआई के द्वारा हमेशा चेंज किया जाता रहता है। वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि रेपो रेट को चेंज किया जाता रहा है। तो बैंक रेट जो है वो डिफाइन करने का जो आधार है वो रेपो रेट है, और रेपो रेट और बैंक रेट का जो रिलेशन है वो बैंक रेट इक्वल टू रेपो रेट प्लस x%। इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम अगर कंक्लूजन निकालें तो पहला कंक्लूजन निकलेगा कि जो बैंक रेट है वो हमेशा ज़्यादा होगा किसके? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू होगा किसके? रेपो रेट के। हालांकि इक्वल टू तो नहीं हो सकता, कि ऐसा नहीं हो सकता कि x% जीरो हो जाए, लेकिन हम एक कंडीशन मान लेते हैं, एक स्लाइड कंडीशन मान लेते हैं कि बैंक रेट हमेशा ज़्यादा होगा या इक्वल होगा किसके? रेपो रेट के। दूसरा क्या है कि जो बैंक रेट है वो घटेगा या बढ़ेगा, ये डिपेंड करेगा रेपो रेट के घटने या बढ़ने पे। मतलब अगर रेपो रेट बढ़ गया तो बैंक रेट बढ़ जाएगा, और अगर रेपो रेट घट गया तो बैंक रेट घट जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ से हम एक रिलेशन और निकाल सकते हैं। रिलेशन हम ये निकाल सकते हैं कि जो बैंक रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेपो रेट के। और इसी को हम मैथ की भाषा में जब पढ़ते हैं तो हम निकालते हैं, अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये लगा देते हैं प्लस x%। ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि अगर रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक रेट बढ़ जाएगा, अगर रेपो रेट घटेगा तो बैंक रेट घट जाएगा। ये हमने यहाँ से रिलेशन निकाला। हम वर्तमान में आज जो इनिशियल कंडीशन है उस पर यह कहा गया है कि जो बैंक आरबीआई के द्वारा जो बैंक रेट है वो रेपो रेट का 1% अधिक है। अब आपको हम यहाँ होमवर्क देते हैं। होमवर्क ये है कि आपको करंट में जो बैंक रेट कितना है, करंट में बैंक रेट कितना है आप हमें बताइए। हमने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया। तो हमने क्या देखा कि जो बैंक रेट है, हमने क्या देखा कि जो बैंक रेट है उस बैंक रेट को रेपो रेट के आधार पर डिफाइन किया जाता है, और जो आरबीआई का नॉर्म्स है या जो उसका डिफिनीशन, उसके आधार पर हमने इसका निकाला कि जो बैंक रेट है वो रिवर्स रेपो रेट, बार मैं इसको कंफ्यूज, बैंक रेट है वो रेपो रेट का x%, यानी कि रेपो रेट प्लस x, उसका जो भी आरबीआई डिफाइन करे x% होगा। और इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि जो अब की रेट्स हैं आरबीआई को क्या हैं? रेपो रेट हैं। इन्हीं के आधार पर बैंक रेट या सारे रेट तय किए जाने हैं। दूसरा हमने डिस्कस निकाला कि जो बैंक रेट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? बैंक रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? रेपो रेट के। बैंक रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? रेपो रेट के। इसका मतलब जब जब रेपो रेट बढ़ेगा तो बैंक रेट भी बढ़ जाएगा, और जब जब रेपो रेट घटेगा तो बैंक रेट भी घट जाएगा। इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि जो बैंक रेट होगा हमेशा बैंक रेट होगा हमेशा रेपो रेट के ज़्यादा होगा, हमेशा रेपो रेट के ज़्यादा होगा। इनिशियल में हमने देखा कि जो बैंक रेट है वो रेपो रेट का 1%, रेपो रेट प्लस 1%, ये हमारा बैंक रेट है। आइए अब हम देखते हैं कि बैंक रेट और लिक्विडिटी का क्या रिलेशन है। तो हमने पिछले जितने भी टूल्स पढ़े हैं उसमें हमने देखा था कि चाहे रिवर्स रेपो रेट हो, चाहे रेपो रेट हो, चाहे SLR हो, चाहे CRR हो,
चारों लिक्विडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी कि जब जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घट जाएगी। जब जब एसएलआर, सीआरआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। सेम यहाँ भी वैसे ही होता है। जब जब यहाँ भी हम देखेंगे कि जो बैंक रेट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिक्विडिटी के, या ये कहें कि लिक्विडिटी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बैंक रेट के। यानी कि जब जब आपका बैंक रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घट जाएगी, और जब जब बैंक रेट घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ये रिलेशन हमने पीछे भी देखा था, यहाँ भी देखा था। इसको हम आपको यहाँ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे लिक्विडिटी घटती बढ़ती है बैंक रेट के घटने बढ़ने से। हमने देखा कि लिक्विडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बैंक रेट के, या बैंक रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लिक्विडिटी के। इसका मतलब है कि जब बैंक रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घट जाएगी, और जब बैंक रेट घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। ये हमने देखा। इसको हम एक्सप्लेन करते हैं दो केस के रूप में। देखिए केस नंबर वन है कि जब आरबीआई के द्वारा बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए, जब आरबीआई के द्वारा बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए। तो अब इसको समझने की कोशिश करिए, कि केस नंबर 1 क्या है कि जब आरबीआई के द्वारा बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए ये है आरबीआई, ये है कमर्शियल बैंक के रूप में मैं एसबीआई को ले रहा हूँ। ये है आम पब्लिक, और ये है मार्केट, ओपन मार्केट, जहाँ लिक्विडिटी हम मेंटेन करते हैं, ओपन मार्केट। पिछली क्लासेस में हमने आपको मैथमेटिकल रूप में समझाया था, यहाँ हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकल रूप से समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आरबीआई ने पैसा किसको दिया, एसबीआई को, लेकिन जो पैसा दिया उसका जो बैंक रेट है वो बैंक रेट बढ़ गया है। मतलब आरबीआई बैंक रेट को बढ़ा करके एसबीआई को पैसा दे रही है। यानी कि आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा चुकी है, अब बढ़े हुए रेट पे एसबीआई को पैसा मिलेगा आरबीआई से। इसका मतलब क्या है कि अब जो लोन होगा वो महंगा होगा। किसके लिए, एसबीआई के लिए। एसबीआई महंगे दर पे लोन लेगी, किससे, आरबीआई से। इससे क्या होगा कि जो एसबीआई का फंड कलेक्टिंग रेट है, जो फंड जनरेटिंग रेट है, या जो फंड कलेक्टिंग रेट है, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इन दोनों प्रक्रियाओं से क्या होगा कि एसबीआई क्या करेगी, कम पैसा ले पाएगी। किससे कम पैसा ले पाएगी, आरबीआई से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एसबीआई के पास पैसा क्या हो गया, कम हो गया। पहला काम तो ये हो गया कि एसबीआई के पास पैसा कम हो गया। दूसरा ये हो गया कि एसबीआई के पास जितना भी पैसा है उस पैसे को जनरेट करने का जो दर है, जनरेट करने का जो कास्ट है, उसकी कास्ट भी क्या हो गई, बढ़ गई। इन दोनों प्रक्रियाओं से एसबीआई अपने बढ़े हुए कास्ट को और जो उसका घाटा हुआ है या जो उसके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा है, उस एक्स्ट्रा बर्डन को पूरा करना चाहेगी। और इस कंडीशन में वो क्या करेगी कि जो एसबीआई पैसा दे रही है आम लोगों को, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगी, बढ़ा देगी। हमने पीछे भी देखा था कि कैसे बैंक रेट बढ़ने से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाते हैं। तो आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया, उससे एसबीआई का लोन लेना महंगा हुआ, एसबीआई का फंड कलेक्टिंग कास्ट महंगा हुआ, एसबीआई के पास पैसा कम आया। एसबीआई अपने इस एक्स्ट्रा बर्डन को, एसबीआई अपने इस कास्ट को कम करने को लेकर के, अपने लिक्विडिटी को मेंटेन करने को लेकर के, जो पीपल को दिया जाने वाला लोन है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देगी। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो इससे क्या होगा कि आम आदमी के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा। आम आदमी के लिए लोन लेना क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। जब आम आदमी के लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा तो आम आदमी लोन नहीं लेगा या कम लेगा। एक बात तो ये होगा। दूसरी बात ये होगा, जैसे ही एसबीआई लोगों का लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगी तो लोगों के पास जो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है उनके जेब में, लोगों के पास जो जेब में एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है वो टैक्स के रूप में या रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में किसके पास चली जाएगी, बैंक के पास चली जाएगी। तो इस प्रक्रिया से क्या होगा कि लोगों के पास पैसे की कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। और जब उनके पास पैसे की कमी हो जाएगी तो उनकी जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, यानी कि जो क्रय शक्ति क्षमता हुई, घट जाएगी। जब क्रय शक्ति क्षमता घट जाएगी तो वो कम से कम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि क्रय शक्ति क्षमता घटने से उनकी डिमांड घट गई।
तो डिमांड घटने से क्या हुआ कि अब लोगों से ओपन मार्केट तक पैसा पहले की तुलना में कम पहुंचेगा। पहले की तुलना में क्या है, कम पहुंचेगा। जब लोगों के पास पहले की तुलना में पैसा कम पहुंचेगा तो मार्केट में क्या होगा, लिक्विडिटी घट जाएगी। लिक्विडिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब आरबीआई ने बैंक रेट को बढ़ाया तो बढ़े हुए बैंक रेट के कारण एसबीआई का आरबीआई से लोन लेना महंगा हुआ, दूसरे उसका फंड कलेक्टिंग कास्ट भी महंगा हुआ। इन दोनों के चलते एसबीआई के पास पैसा कम हुआ। एक कारण ये है कि एसबीआई के पास पैसा कम है, इसलिए वो कम से कम लोगों को लोन देगी। दूसरा ये है कि अपने वो कास्ट को मेंटेन करना चाहेगी, लिक्विडिटी को मेंटेन करना चाहेगी, एक्स्ट्रा बर्डन को कम करना चाहेगी। इसके चलते वह अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा देगी। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो जो लोग लोन लेने वाले हैं उनके लिए लोन लेना महंगा हो जाएगा, उनके लिए लोन तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। इससे लोग कम से कम लोन लेंगे और दूसरे उनके जेब में जो पैसा पड़ा है, जो एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी के रूप में उनके जेब में जो कैश पड़ा हुआ है, वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी टैक्स के रूप में, रिटर्न के रूप में किसके पास चली जाएगी, बैंकों के पास चली जाएगी। इस प्रकार मार्केट से पैसा कहाँ फ्लो हो गया, बैंकों की तरफ हो गया। अब लोगों के पास पहले की तुलना में पैसा कम है। पैसे कम होने से उनका जो खर्च करने की आदत है, खर्च करने की जो कैपेसिटी है वो घट जाएगी। उनके कैपेसिटी घटने के कारण उनकी क्रय शक्ति क्षमता घट जाएगी। इससे मार्केट में डिमांड खत्म हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी और मार्केट में लोगों से पैसा पहले की तुलना में कम पहुंचेगा और इस प्रकार जो लिक्विडिटी है वो घट जाएगी। तो हमने क्या देखा कि बैंक रेट यहाँ बढ़ रहा है और लिक्विडिटी कैसे घट रही है, इतना लंबा चक्र में आपको समझाए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जब बैंक रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घट जाएगी। जब बैंक रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घट जाएगी। हमने आपको एग्जाम्पल ग्रुप में यहाँ समझाया। इसी को हम इन्वर्सली रूप में समझाते हैं कि केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है कि जब आरबीआई बैंक रेट को घटा दे, जब आरबीआई बैंक रेट को घटा देगी तो क्या होगा, देखिए ये है आरबीआई, ये है एसबीआई, ये है आम पीपुल, हम लोग, और ये है ओपन मार्केट। ओपन मार्केट। तो अब देखिए क्या होगा। आरबीआई ने लोन दिया किसको, एसबीआई को, लेकिन इस समय बैंक रेट क्या है, कम। बैंक रेट कम है तो इससे क्या हुआ, एसबीआई, जब बैंक रेट कम है तो एसबीआई के लिए लोन क्या हो गया, सस्ता। एसबीआई के लोन के लिए सस्ता हो गया तो एसबीआई आरबीआई से पहले की तुलना में पैसा क्या लेगी, ज़्यादा पैसा, क्या लेगी, ज़्यादा पैसा लेगी। दूसरा क्या होगा कि लोन कम होने से उसकी जो फंड कलेक्टिंग कास्ट है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इन दोनों प्रक्रियाओं से क्या होगा, इसके पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा। एसबीआई के पास पैसा ज़्यादा हुआ तो एसबीआई के पास जब पैसा ज़्यादा हुआ तो वह उस पैसे से रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक से अधिक कमाना चाहेगी और अधिक से अधिक कमाने के लिए क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को, एक्स्ट्रा पैसे को क्या करेगी, अधिक से अधिक लोगों को लोन देने की कोशिश करेगी। तो अधिक से अधिक लोगों को लोन देने की प्रक्रिया में वो अपने क्या करेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देगी। तो आरबीआई ने क्या किया, अपने जो लोन है उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या किया, घटा दिया। क्यों, क्योंकि उसके पास पैसा अधिक आ गया है, उसकी जो कास्ट कलेक्शन है वो भी क्या हो गया है, कम हो गया। इन दोनों के चलते पैसे की अधिकता है, उस अधिक पैसे को, अधिक लिक्विडिटी को वो मार्केट में डालना चाहती है, इसलिए वो मैक्सिमम लोगों तक अपने लोन के माध्यम से पहुंचना चाहती है, इसलिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करेगी, घटा देगी। जैसे ही उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया तो लोगों के लिए जो लोन है वो क्या हो गया, सस्ता हो गया। लोगों के लिए क्या है, लोन सस्ता हो गया। लोन सस्ता हुआ तो लोग लोन अधिक लेंगे, लोग लोन अधिक लेंगे। लोन सस्ता हुआ यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया तो लोन सस्ता हो गया, तो लोग अधिक पैसा बैंकों से ले सकेंगे, लोग लोन अधिक से अधिक मात्रा में लेंगे। इससे क्या होगा कि लोगों के पास क्या होगा, पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा। तो एक तो कारण, रीजन ये है पैसा बढ़ने का कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुआ, लोन सस्ता हुआ, लोन सस्ता हुआ, लोग अधिक लोन लिए, उनके पास पैसा बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो लोगों के जेब में जो पैसा है, जो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक होने से अधिक खर्च होता था, अधिक फ्लो उसका बैंक की तरफ होता था, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से जो एक्स्ट्रा पैसा है उनके जेब में रहेगा और एक्स्ट्रा पैसा जेब में रहने से भी उनकी क्या होगी, पैसा बढ़ जाएगा। लोगों के पास पैसा बढ़ा, लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तो उनके खरीदने की क्षमता बढ़ेगी। खरीदने की क्या है,
क्षमता बढ़ेगी। खरीदने की क्षमता बढ़ेगी मतलब क्या है, उनकी परचेजिंग पावर पैरिटी, क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी। क्रय शक्ति क्षमता बढ़ेगी, इससे मार्केट में क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो मार्केट में लोगों से पैसा निकल के मार्केट में कहाँ होगा, अधिक आएगा पहले की तुलना में, क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति क्षमता बढ़ गई है, लोग अधिक खरीदारी करेंगे, लोग पैसा अधिक इन्वेस्ट करेंगे अदर सेक्टर में। तो क्या होगा कि लोगों से ओपन मार्केट में पैसा अधिक आएगा, और जब लोगों से ओपन मार्केट में पैसा अधिक आएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इसको हमने देखा कि आरबीआई बैंक रेट कम करती है, लोन सस्ता होता है, एसबीआई अधिक पैसा लेगी। दूसरा, एसबीआई का फंड कलेक्टिंग कास्ट कम हुआ, इससे एसबीआई के ऊपर बर्डन कम हुआ। एसबीआई अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगी तो लोग अधिक से अधिक लोग लोन ले सकेंगे, इससे लोगों के पास पैसा अधिक आएगा। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से क्या होगा कि इनका पहले से दे जो ब्याज है उसकी राशि भी घट जाएगी। इन दोनों प्रक्रियाओं से आम लोगों के पास पैसा अधिक होगा, लोगों के पास पैसा अधिक होगा, वो मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, मार्केट में खरीदारी करेंगे। इन दोनों प्रक्रियाओं से मार्केट में पैसा अधिक आएगा, मार्केट में पैसा अधिक आएगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जब बैंक रेट यहाँ कम हो रहा है तो कैसे लिक्विडिटी यहाँ बढ़ जा रही है। तो इससे हम कह सकते हैं, हमने देख लिया कि जब बैंक रेट घटता है तो लिक्विडिटी बढ़ जाती है। तो हमने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में समझाने की कोशिश किया है, वही चीज़ हमने आपको यहाँ लिख के दिखाया है कि बैंक रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी या लिक्विडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बैंक रेट। जब जब बैंक रेट बढ़ेगा लिक्विडिटी घट जाएगी, बैंक रेट घटेगा लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। हमने पहला केस क्या लिया था कि जब आरबीआई के द्वारा बैंक रेट बढ़ा दिया जाएगा, आरबीआई ने बैंक रेट बढ़ाया, लोन महंगा हुआ, कमर्शियल बैंक पैसा कम लेंगे, उनकी फंड कलेक्टिंग कास्ट कम अधिक हो जाएगी, इनके पास पैसा कम होगा, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम आएगा, लोग पैसा मार्केट में कम डालेंगे, लिक्विडिटी घट जाएगी। दूसरा हमने क्या देखा कि जब बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा दे, जब बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देगी, जब बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा देगी तो आरबीआई ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाया, कमर्शियल बैंक के लिए लोन सस्ता हुआ, कमर्शियल बैंक पहले से ज़्यादा पैसा लेगी। दूसरा, कमर्शियल बैंक का फंड कलेक्टिंग कास्ट भी क्या हो गया, कम हो गया है। इन दोनों के चलते कमर्शियल बैंक के ऊपर बर्डन कम हुआ, कमर्शियल बैंक का जो पैसा वो अधिक हुआ। कमर्शियल बैंक इस अधिक पैसे को अधिक लोगों तक लोन देने की प्रक्रिया में अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगी तो लोगों के लिए भी लोन लेना सस्ता होगा, लोग अधिक से अधिक मात्रा में लोन लेंगे, इससे लोगों के पास पैसा बढ़ेगा। दूसरी चीज़, जब लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाएगा तो लोगों के जेब पे जो है बर्डन कम पड़ेगा। जो पहले अधिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते पैसा अधिक देते थे, अब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के चलते उनके पास कुछ पैसा बचेगा, वो एक्स्ट्रा पैसा वो निवेश करेंगे, अदर सेक्टर में खरीदारी करेंगे। इन सारे प्रक्रियाओं से उनके परचेजिंग पावर पैरिटी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ने के चलते वो निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। इन सारी प्रक्रियाओं से ओपन मार्केट में पैसा अधिक फ्लो होगा पहले की तुलना में, इससे ओपन मार्केट में लिक्विडिटी अधिक हो जाएगी। तो बैंक रेट जब कम होगा तो लिक्विडिटी अधिक हो जाएगी। तो आज हमने अपनी जो है चौथी क्लास पढ़ी। चौथी क्लास में हमने बैंक रेट देखा। बैंक रेट में हमने पूरा डिस्कशन किया आपको। बैंक रेट एक हम हल्का सा क्विक रिवीजन करते हैं। बैंक रेट क्या होता है, तो हमने कहा कि जब कमर्शियल बैंक एक लंबी अवधि के लिए, एक लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं, लोन लेते हैं, तो आरबीआई उस लॉन्ग टर्म लोन पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाती है उसी को हम बोलते हैं बैंक रेट। इसी के माध्यम से हमने आपको डिफाइन करने की कोशिश किया था कि रेपो रेट और बैंक रेट में क्या डिफरेंस है। तो हमने कहा था कि रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए लगाए जाते हैं, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए लगाए जाते हैं। तो बैंक रेट लॉन्ग टर्म का रेट है और रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट शॉर्ट टर्म के जो है वो लोन्स हैं। फिर हमने देखा था कि बैंक रेट कौन लगाता है, तो हमने बोला था बैंक रेट कौन लगाता है, आरबीआई लगाती है। किसके ऊपर लगाया जाता है, तो बैंक रेट लगाया जाता है कमर्शियल बैंकों के ऊपर। तीसरी बात हमने देखी थी कि जो बैंक रेट है उसको लाने के पीछे का एम क्या है, तो हमने देखा था कि बैंक रेट है उसको लाने के पीछे एम है लिक्विडिटी को मैनेज करना, लिक्विडिटी को कंट्रोल करना। और जो चीज़ लिक्विडिटी को मैनेज करे, कंट्रोल करे, वो ग्रोथ और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करेगी। तो इस प्रकार हमने देखा था कि बैंक रेट को ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में बैलेंस बनाने को लेकर के भी एज ए टूल्स इस्तेमाल करती है आरबीआई। फिर हमने देखा था कि बैंक रेट को 3 नाम और देते हैं। पहला डिस्काउंट रेट देते हैं। तो हमने क्यों ऐसा कहा, तो हमने देखा था कि बैंक रेट को एज ए डिस्काउंट रेट भी इस्तेमाल करती है आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को पेड करने को लेकर के, इसलिए उसको डिस्काउंट रेट बोलते हैं।
फिर हमने देखा था पेनल रेट या पेनाल्टी रेट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? तो हमने देखा कि जब बैंक अपना CRR SLR मेंटेन नहीं करते हैं तो RBI उनके ऊपर डेली बेसिस पे पेनाल्टी लगाती है, और उस पेनाल्टी का जो आधार होता है, वो पेनाल्टी जिस बेस पर लगाई जाती है वो बैंक रेट होता है। यानी कि 1 डे अगर SLR मेंटेन नहीं करेंगे तो पेनाल्टी लगेगी बैंक रेट प्लस 3%। एक से अधिक दिनों का नहीं करेंगे तो पेनाल्टी लगेगी पर डे के हिसाब से बैंक रेट प्लस 5%। फिर हमने क्या देखा था कि जो बैंक रेट है उसको एक नाम और देते हैं रेफरेंस रेट। क्यों कहा हमने देखा था क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है कि जो कमर्शियल बैंक हमें जो जिस रेट पे लोन देते हैं वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है, और कमर्शियल बैंक को RBI जिस रेट पे देती है लोन उसको बोलते हैं बैंक रेट। तो हमने देखा था कि जब RBI बैंक रेट बढ़ा देती है तो कमर्शियल बैंक भी उसके रिस्पेक्ट में, उसके रेफरेंस में अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। तो जो इंटरेस्ट रेट है उसके बढ़ने का जो रेफरेंस है वो बैंक रेट है। तो इस कारण भी RBI का जो बैंक रेट है उसको हम बोलते हैं रेफरेंस रेट। फिर हमने देखा था कि जो बैंक रेट है उसका लिक्विडिटी के बीच क्या रिलेशन है। तो हमने देखा था कि बैंक रेट और लिक्विडिटी के बीच में वही रिलेशन है जैसे CRR SLR रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का है लिक्विडिटी के साथ। मतलब क्या है कि जो लिक्विडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बैंक रेट के, या हम ये कह सकते हैं कि बैंक रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लिक्विडिटी के। इससे हमने कंक्लूजन निकाला था कि जब जब बैंक रेट बढ़ेगा लिक्विडिटी घट जाएगी, और जब जब बैंक रेट घटेगा तो लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। कैसे होगा इसको हमने आपको दिखाया कि अगर बैंक रेट बढ़ा तो कमर्शियल बैंकों के लिए लोन लेना महंगा होगा, कमर्शियल बैंकों का फंड कलेक्टिंग कास्ट महंगा होगा, इसके चलते उनके ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, इसके चलते उनके पास पैसे की कमी होगी। अब वो अपने पैसे की कमी को पूरा करने के लिए, अपनी लिक्विडिटी को मेंटेन करने को लेकर के और अपने एक्स्ट्रा बर्डन को कम करने को लेकर के अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगी। जैसे ही अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगी तो लोगों का लोन लेना महंगा हो जाएगा। लोन जैसे महंगा होगा तो लोग कम से कम मात्रा में लोन लेंगे, इसके चलते उनके पास पैसा कम आएगा। वहीं दूसरी चीज, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोगों के जेब में जो एक्स्ट्रा पैसा था, एक्स्ट्रा लिक्विडिटी थी, वो एक्स्ट्रा रेट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बैंकों के पास चली जाएगी। इन दोनों ही प्रक्रियाओं से लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा। जब लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा तो उनकी क्रय शक्ति, क्षमता, परचेजिंग पावर, पैरिटी भी घटेगी, उनका निवेश करने की, इन्वेस्ट करने की क्षमता घटेगी, और वो मार्केट में पैसा नहीं डाल पाएंगे। इसके चलते ओपन मार्केट में जो पैसे का फ्लो है, मनी का फ्लो है, वो पहले की तुलना में कम हो जाएगा, और इस तरह ओपन मार्केट में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। तो जब बैंक रेट बढ़ेगा तो लिक्विडिटी घट जाएगी। दूसरा केस हमने लिया था कि जब RBI बैंक रेट घटा देगी तो SBI यानी कि कमर्शियल बैंकों के लिए लोन लेना पहले की तुलना में ज्यादा सस्ता होगा। इसके चलते जो कमर्शियल बैंक हैं वो पहले की तुलना में अधिक पैसा लोन मिलेंगे, और दूसरा उनका जो फंड कलेक्टिंग कास्ट है वो भी कम होगा। इन दोनों प्रक्रियाओं के चलते उनके ऊपर बर्डन कम आएगा और उनके पास पैसे की अधिकता होगी। तो अपने पैसे की अधिकता या एक्स्ट्रा लिक्विडिटी को मार्केट में डाल करके अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमाने, अच्छा प्रॉफिट कमाने को लेकर के वो क्या करेंगी, अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट घटा देंगी ताकि अधिक से अधिक लोगों को लोन दे सकें। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे तो लोगों के लिए लोन लेना सस्ता हो जाएगा। लोगों के लिए जब लोन लेना सस्ता हो जाएगा तो इस कंडीशन में लोग अधिक से अधिक पैसा लोन पे लेंगे, इसके चलते उनके पास पैसा अधिक आएगा। और दूसरा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उसके रिस्पेक्ट में उनके जेब में पैसे का बैलेंस भी उतना बढ़ेगा। क्योंकि मान लीजिए पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10 रुपया था तो उनको 100 रुपये पे 10 रुपया ब्याज देना पड़ता था, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 रुपया हुआ तो उनको अब 8 रुपया देना पड़ रहा है, 2 रुपया एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बढ़ गई। तो उन इस दोनों प्रक्रियाओं से आम आदमी के जेब में रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से पैसा अधिक होगा। जब उनके पास पैसा अधिक होगा तो उस पैसे से उनकी परचेजिंग पावर, पैरिटी, क्रय शक्ति, क्षमता भी बढ़ेगी, उनके निवेश करने की क्षमता बढ़ेगी, उनकी इन्वेस्टमेंट करने की जो पावर वो बढ़ेगी। इन दोनों प्रक्रियाओं से वो ओपन मार्केट में पहले की तुलना में अधिक पैसा डालेंगे, इससे ओपन मार्केट में पहले की तुलना में पैसा अधिक आएगा और ओपन मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार हमने देखा कि जब जब बैंक रेट घटेगा तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो इन पूरी प्रक्रियाओं के माध्यम से हमने बैंक रेट को समझने की कोशिश किया। इस प्रकार अभी तक कुल 4 क्लासों में हम CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ चुके हैं, और इसको पढ़ने की प्रक्रिया में हम जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो प्री एग्जाम को लेकर के और जो इकोनॉमी को समझने को लेकर के बेसिक समझ विकसित करने का कीवर्ड्स है, की पॉइंट्स है, मेजर सेगमेंट है, उसको हम यहाँ कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल 6 रेट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। पहला CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और MSF।
जिसमें हम 5 कंप्लीट कर चुके, केवल MSF बाकी है, उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास को लेकर के कोई भी कन्फ्यूजन हो या यूपीएससी में किसी भी सेगमेंट को लेकर के आपको कन्फ्यूजन हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे जुड़ने का जो मीडियम है आपको हम डिस्प्ले करेंगे, उस मीडियम पे आप हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी सवाल आप हमसे कर सकते हैं, किसी प्रकार की समस्या से आप को लेकर के आप हमसे बात कर सकते हैं किसी भी ड्यूरेशन में, उसको हम आपको डिस्प्ले करेंगे। बाकी पढ़ते रहिए, अच्छे से लगे रहिए। यूपीएससी की ने अपनी डेट को बढ़ा दिया है, 3 महीना आपको एक्स्ट्रा समय मिला है, बहुत सफिशियंट समय होता है। उसको लेकर के आप लगिए, पढ़िए, करिए, जितना हो सकता है हम आपकी हेल्प करेंगे। किसी भी छात्र को किसी भी लेवल पे जाकर के हमसे किसी भी सहयोग की अपेक्षा है तो मैं उसको पूरा करूंगा, ये मेरा मोटो है, क्योंकि मैं एक शिक्षक, मार्गदर्शक और मित्र के रूप में हमेशा रहा हूं और हमेशा रहूंगा। आप बिल्कुल इसके लिए निश्चिंत रहें। तो आप हमसे किसी भी प्रकार से संपर्क करना चाहते हैं, आप हमको किसी भी क्वेश्चन को लेकर के, किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर के किसी भी तरीके से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप बस इतना ध्यान रखिए कि हम आपके लिए एक शिक्षक भी हैं, एक मार्गदर्शक भी हैं, एक मित्र की भूमिका के रूप में आपके साथ हमेशा बने रहना चाहते हैं और बने रहेंगे। हमारा जितना बेस्ट से बेस्ट होगा हम आपको देने की पूरी कोशिश करेंगे, कहीं से भी कोई कमी उसमें हम नहीं छोड़ेंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ID भूमि IAS पे। भूमि का B कैपिटल होगा, BHOOMI, IAS में पूरा कैपिटल होगा IAS। तो भूमि IAS हमारी टेलीग्राम ID है, इस पे भी जुड़ करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यहाँ आप जुड़ेंगे तो आपको सारे स्टडी मटेरियल, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ मिलते रहेंगे। दूसरा, आप हमसे व्हाट्सएप पर पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7827188599। इस पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं, अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। थोड़ा समय लग सकता है मुझे देखने में, रिप्लाई करने में, लेकिन रिप्लाई ना करूं, आंसर ना दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप इस पर व्हाट्सएप करिए, अपना नाम लिख के डालिए, मैं जैसे ही देखूंगा पूरा आपको रिप्लाई करूंगा, पूरा आपकी सहयोग करूंगा। तीसरा, जो भी छात्र हमारे पुराने लेक्चर को नहीं देखे हैं या जो भी छात्र पुराने लेक्चर को देख करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करना चाहते हैं, वो हमसे जुड़ सकते हैं हमारे पुराने लेक्चर पे। हमारे यूट्यूब मोड पे, हमारा यूट्यूब मोड है विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ, मतलब विवेक रुद्रा फ्रॉम लखनऊ पे आप यूट्यूब चैनल पे हमारे जा करके हमसे जुड़ सकते हैं। इस प्रकार 3 माध्यम से आप हमसे जुड़ के कनेक्ट हो सकते हैं। अगली क्लास MSF ग्रुप में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। आपका दिन, आपका भविष्य सभी उज्जवल हो और इसके लिए मैं पूरी कामना करता हूँ।